करुणा से शीतल है, जिन्होंने संसार के अंधकार को समाप्त किया, उस लोक के गुरु भगवान बुद्ध को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। धर्मराजा सम्राट अशोक, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी प्रकार इस देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना में अपना योगदान दिया, उन्हें भी अपना श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पे विराजमान पूज्य भिक्खु संघ है, इस बुद्ध विहार के अनावरण के अवसर पर उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाएं, मैं बहुत आभारी हूँ अनिल जी का कि आपने हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। यह जन्मभूमि का ही क्षेत्र है। बचपन बीता है हमारा इधर। चिबर पहने लगभग 25 वर्ष के आसपास हो रहे होंगे। 25 वर्षों में ये पहला अवसर है कि मैं इस गांव की तरफ आया हूँ किसी कार्यक्रम में। हालांकि इसके पूर्व परसा के बुद्ध विहार में कई बार मेरा आना जाना हुआ है। वकील साहब सामने बैठे हैं, ये लगभग हर साल हमको आमंत्रित करते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता मुझे बताते हैं कि बनते जाना है। बड़े बंते जी भी कहते कई बार कि आपका क्षेत्र आपको जाना चाहिए। तो मैं वकील साहब से बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, वकील साहब वो गिरे जनपद है, गांव क्षेत्र है, इसलिए मैं नहीं आना चाहता हूँ। देश में बहुत सारे भिक्खु लोग हैं जिन पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगते हैं, घर संभालने के, परिवार चलाने के, परिवार की देख रेख करने के, घरों पे रहने के। तो मैंने इनसे कई बार कहा कि कम से कम बड़े मुश्किल के बाद कोई भंते चंद्रमा निकलता हो, इस आरोप से बचा रहे। तो इसलिए मैं अक्सर टाल ही देता हूँ बस्ती और संत कबीर नगर को। लेकिन चूँकि बुद्ध विहार का अनावरण होना था, तथागत बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा लगनी थी, इसलिए मुझे लगा कि आना चाहिए और आप लोगों से थोड़ी सी बातें करनी चाहिए। आज भगवान बुद्ध बहुत प्रासंगिक हो गए हैं। आज बाबा साहब बहुत प्रासंगिक हैं। देश में धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर बहुत उपद्रव किया जा रहा है। देश बड़ा विषम परिस्थिति में चल रहा है। इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वह बहुत चिंतित है, बहुत हताश है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह कुछ बोलने से भी डर रहा है। उसको लगता है कहीं हमारे बोलने से कहीं हमें या हमारे लोगों को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। जब इस तरह का वातावरण पूरे देश में हो, डर भय का माहौल हो, तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब
बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है, मैं अक्सर इस कहानी को लोगों को बोलता हूँ। वो कहानी मैं आपको सुनाऊँ, आप कहानी को ऐसे समझें। इस देश में एक बहुत विशाल जंगल था, बहुत पुराना जंगल था, हजारों वर्ष पुराना जंगल। उस जंगल में हजारों पशु पक्षी रहते थे। वह जंगल हजारों सालों से उन पशु पक्षियों का जीवन यापन कर रहा था। न केवल पशु पक्षियों का बल्कि मनुष्यों का भी जीवन यापन करता था। मनुष्य भी इसकी लकड़ी बेच करके अपनी जीविका चलाते थे। जब लोगों को ठंडी लगती थी, जब लोगों को गर्मी लगती थी, जब बरसात का समय आता था, हमेशा लोग जंगल का उपयोग कर लेते थे। हजारों सालों से जंगल लोगों के दुख में खड़ा होता था, लोगों के संकट में खड़ा होता था। एक बार जंगल के साथ बहुत बुरा हुआ, जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लगी तो जंगल धू धू करके जल रहा था। देखते ही देखते जंगल की लपटें, जंगल की आग जंगल को अपने आगोश में ले रहा था। जब जंगल धू धू करके जलने लगा तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जंगल से निकल करके भागने लगे। जब जंगल के पशु पक्षी निकल करके भाग रहे हैं, जंगल जल रहा है, तो जंगल में एक छोटी सी चिड़िया है, वो सामने आ जाती है। वो पशु पक्षियों को आवाज़ लगाती है, कहती हे भाइयों, हे बहनों, आप रुको, जंगल को इस प्रकार जलता हुआ छोड़ करके मत जाओ। ये जंगल हमारे संकट पे खड़ा रहा, ये जंगल हमेशा हमारे बुरे दिन पे खड़ा रहा। इसने हमेशा हमारी रक्षा की, हमारी मदद की है। आज जंगल पे संकट आया है तो हमें इसके साथ खड़ा होना चाहिए, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जंगल में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी उस चिड़िया की बात नहीं सुन रहे हैं, सब जान बचाकर भाग रहे हैं। चिड़िया बार बार आवाज़ लगाती है, देखते उसके बाद का कोई असर नहीं हो रहा है। चिड़िया वहाँ से उड़ती है, थोड़ी दूर पे एक नदी है, नदी में जाती है, अपने चोंच में पानी ला करके जंगल पे डालने लगती है। फिर जंगल से नदी जाती है, चोंच में पानी भर के लाती है, जंगल पे डाल रही है। फिर वह नदी जाती है, पानी लेकर के आती है। ऐसे बार बार जंगल से नदी, नदी से जंगल, जंगल से नदी, नदी से जंगल, पानी डाल रही है। एक बार जैसे पानी डाल रही थी, जंगल की लपट बहुत तेज उठी। जब जंगल की लपट बहुत तेज उठी तो चिड़िया उसके चपेट में आ गई। जब उसकी चपेट में आई आग के, तो उसके पंख झुलस गए, वह जमीन पर गिर गई। जब जमीन पर गिर गई तो उसे रहा नहीं जा रहा, बहुत तेज कराह रही है। अब चिड़िया के जीवन पे भी संकट है। जब चिड़िया कराह रही है, परेशान हो रही है, बहुत कष्ट में है, तो एक बंदर दौड़ा दौड़ा आता है, चिड़िया का मजाक उड़ाता है, कहता है रे चिड़िया, क्या तुझे पता नहीं, तेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी।
चिड़िया कहती है, हाँ रे बंदर, मुझे पता है कि मेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन तू ये भी याद रख, आज नहीं तो कल ये जंगल जरूर बुझेगा। ये जंगल हमेशा जलता हुआ नहीं रहेगा, ये जंगल बुझेगा जरूर। कोई नहीं कोई इस जंगल को तो बुझाएगा ही, बचाएगा ही। तो इस बात को याद रखे, जब जंगल कभी बुझेगा और कोई विद्वान व्यक्ति आएगा, जब वह जंगल के जलने और बुझने के इतिहास लिखेगा, उस पर रिसर्च करेगा, उसकी खोज करेगा, तो मेरा जो प्रयास है, मेरा नाम है, मेरा जो मेहनत है, मेरा नाम है, वह सोने के अक्षरों में लिखेगा। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जो जंगल को छोड़ता हुआ भाग रहे हैं, जंगल को जलता हुआ छोड़ करके भाग रहे हैं, उनका नाम गद्दारों की श्रेणी में लिखा जाएगा। तो बंधुओं, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा ये है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी के लिए बहुत सुंदर सा उपवन लगाया, जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान रूपी जंगल दिया बाबा साहब ने, उपवन दिया। उस संविधान रूपी जंगल में, उपवन में बाबा साहब ने कई तरह के वृक्ष लगाए। पहला उन्होंने शिक्षा का वृक्ष लगाया, उन्होंने नौकरियों का वृक्ष लगाया, उन्होंने धर्म का वृक्ष लगाया, उन्होंने राजनीति का वृक्ष लगाया। बाबा साहब ने शिक्षा का वृक्ष लगाया। बाबा साहब ने सोचा कि हमारे देश में बहुसंख्यक लोग, विभिन्न जाति धर्मों के लोग अशिक्षित हैं, शिक्षा से वंचित हैं। अगर वह शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, तो अपना उद्धार कर लेंगे, अपना कल्याण कर लेंगे। बाबा साहब ने शिक्षित बनो का आंदोलन चलाया। बाबा साहब ने हमें शिक्षित करने के लिए केवल आंदोलन ही नहीं चलाया, बल्कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई। उस सोसाइटी के माध्यम से जगह जगह स्कूल खोले, कॉलेज खोले। उनका लक्ष्य था पूरे देश में उस सोसाइटी के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाए। लोग शिक्षित होने लगे, उन्होंने संवैधानिक अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन दिया। लेकिन इधर कुछ सालों से जब देखा कि वंचित समाज के लोग पढ़ लिख करके अपने हक अधिकारों की बात करने लगे हैं, वह समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की बात करने लगे हैं, तो इस देश के जो गैर बराबरी की व्यवस्था चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने शिक्षा का बुरा हाल कर दिया। अधिकतर वही लोग शिक्षक थे, उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया और अपने लोगों को, जिनके बिजनेसमैन थे, नौकरी पेशे लोग थे, अधिकारी कर्मचारी थे, उनको आगे करके प्राइवेट स्कूल खुलवा दिए। आज इस देश में शिक्षा व्यवसाय बन गया है। जिनके पास अधिक पैसे हैं, जो बड़े बाप के बेटे हैं, वही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग इस देश में अब अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो गए हैं। तो कह सकते हैं कि शिक्षा पे आग लगाई जा रही है, आपकी शिक्षा व्यवस्था को जलाई जा रही है और आप आंख मूंद करके भाग रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं। जैसे जंगल में आग लगी, सारे पशु पक्षी भाग रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे जंगल पे, तो आप भी ध्यान नहीं दे रहे अपने भविष्य पे। आपके भविष्य पे आग लगाया जा रहा है।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नौकरी का वृक्ष लगाया। पढ़ लिख करके बहुत सारे लोग नौकरी में आ गए। नौकरी में आने के बाद सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग पे बैक टू सोसाइटी करने लगे, अपने समाज के लिए योगदान देने लगे। जब देखा इस देश के कुछ चालाक धूर्त लोगों ने कि इस देश के वंचित समाज के लोग नौकरियों में आकर के अपने समाज का भला करने में लग गए हैं, पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, तो देश में निजीकरण शुरू कर दिया गया। जहाँ निजीकरण होता वहाँ आरक्षण नहीं होता। हमें आपको जो नौकरियां मिलती हैं वो आरक्षण की वजह से मिलती हैं, काबिलियत की वजह से नहीं मिलती हैं। तो आज इस देश से नौकरी खत्म कर दी जा रही है। लगभग सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया, सब कुछ बेचा जा रहा है। आने वाले समय में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो कह सकते हैं नौकरियों में आग लगाई गई। जब आपके पास रोजगार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा, तो आप अपना भी भला नहीं करेंगे और समाज का भी भला नहीं कर पाएंगे। और आपको पता नहीं चलता है, आप लोग इसके खिलाफ इस देश में कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीति का वृक्ष लगाया। बाबा साहब ने राजनीतिक पार्टी बनाई। बाबा साहब चाहते थे इस देश के लोग, बहुसंख्यक समाज के लोग इस देश के शासक बने। बाबा साहब ने कहा भी, कई जगह लिखा भी, बार बार सभाओं में कहा, मेरे लोगों अपने घर की दीवारों पर जाकर लिखो तुम इस देश के शासक हो। बाबा साहब शासक बनाना चाह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के लोग बाबा साहब के अनुयायी शासक न बन करके, शासनकर्ता न बन करके भाषणकर्ता बन गए। वह बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वह शासन सत्ता से निरंतर दूर चले गए। तो शासन सत्ता जो आपकी राजनीतिक जो सोच थी, उस पर भी एक तरह से आग लगाई गई, आग लगाई जा रही है, और आपको भी कहीं कुछ पता नहीं, आप शांत बैठे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म का वृक्ष लगाया। बाबा साहब कहते थे जब धर्म आता तो बड़ा सुख लेकर के आता है, और वास्तव में सुख होता है। इसका उदाहरण तो मैं खुद ही हूँ। इसका उदाहरण हमसे बड़ा क्या हो सकता है आपके लिए। आप ही के परिवार का हूँ, आप ही के क्षेत्र का हूँ। आज धर्म के शरण में आने की वजह से ही एशिया के लगभग सारे देश में जा चुका हूँ, यूरोप के लगभग सारे देशों में गया हूँ। भारत का कोई राज्य नहीं है जहाँ न गया हूँ। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ न गया हूँ। शासन सत्ता का भी सुख ले चुका हूँ। तो ये सब धर्म की वजह से हुआ। धर्म सचमुच बड़ा सुखकारी होता, मंगलकारी होता है। तो बाबा साहब चाहते थे कि लोग बुद्ध की शरण में आए, धम्म की शरण में आए, और वह इस देश को बुद्धमय बनाए। बाबा साहब कहते थे यदि मैं कुछ दिन तक रहा तो इस देश को बुद्धमय बना दूंगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धम्म दीक्षा के लगभग 65 वर्ष बीत गए। आप ये बताइए, 65 साल बीत जाने के बाद आप कहीं हैं, तो क्या आपने 65 साल में धम्म दीक्षा लिया? क्या 65 साल बीत जाने के बाद आपके भाई बौद्ध बने? क्या आपकी बहनें बौद्ध बनी? क्या आपके नात रिश्तेदार बौद्ध बने? क्या आपके समाज के लोग बौद्ध बने? ये प्रश्न है। अगर नहीं बने तो फिर हम बाबा साहब का अनुयायी कैसे? मैं अक्सर कार्यक्रमों में जाता हूँ, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में लोग कहते हैं, भाषणों में कहते हैं बाबा साहब का संविधान खतरे में है। आपको भी लगता है क्या बाबा साहब का संविधान खतरे में है?
अच्छा बैठे जो लोग हैं, आप बताइए कितने लोग लगता है बाबा साहब के संविधान के तरह? हाथ उठाइए जरा। इतने लोग लगता है बाबा साहब का संविधान के तरह में है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यदि आप मानते हैं बाबा साहब का संविधान के तरह में है, तो कितने लोगों के घरों में भारतीय संविधान है? अच्छा, कितने लोगों ने भारतीय संविधान पढ़ा है? अच्छा, कितने लोग प्रस्तावना उसकी याद है? देखिए अभी 2-3 लोग बता रहे प्रस्तावना याद है। आप बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, 50-100 लोग बैठे हैं कम से कम। 100 लोगों में 4-5 लोग हाथ उठा रहे, कह रहे बाबा साहब के संविधान हमारे घर में है। 3-4 लोग कह रहे मैंने संविधान पढ़ा है। 2-3 लोग हाथ उठा रहे, कह रहे मुझे प्रस्तावना याद है। आप बताइए, जब आप बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के वंशज हैं, और आपके घर में संविधान नहीं है, आपने संविधान पढ़ा नहीं है, आपको संविधान की प्रस्तावना याद नहीं है, तो बाबा साहब का संविधान खतरे में है न। और खतरा कौन बना है बाबा साहब के संविधान के लिए? आप ही लोग बने हैं। तो क्या अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए शिक्षा के अधिकार में आग लगाई जा रही है, बाबा साहब की बनाए हुए राजनीतिक दल को नष्ट किया गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए नौकरियों को छीना गया या छीना जा रहा है, बाबा साहब के दिव्य बौद्ध धर्म को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो आप बताइए, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दुश्मन हुए कि नहीं हुए? आप बताइए। आपको लगता है कि आप अम्बेडकरवादी हैं कि आपके दुश्मन हैं? अगर अम्बेडकरवादी हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो 4 लक्ष्य था उसको प्राप्त करना चाहिए। आज यहाँ आकर के मुझे जो प्रसन्नता हो रही है, अनिल जी ने सचमुच में जो चिड़िया वाली भूमिका है न, कि सब कुछ जल रहा है, चिड़िया भाग रही है, सब लोग भाग रहे हैं, और एक छोटी सी चिड़िया निकल करके आ रही है, वो पानी लेकर के आ रही है, डाल रही है। तो अनिल का प्रयास मुझे वही लग रहा है, चिड़िया वाला प्रयास लग रहा है। और आप याद रखिए, ये भी सच है कि जिस तरह से चिड़िया ने कहा आज नहीं तो कल आग बुझेगी, याद रखिए आज नहीं तो कल ये देश बौद्धमय जरूर होगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है न, बाबा साहब समान आदमी तो है नहीं, बोधिसत्व है। बोधिसत्व की बातें कभी ऐसे खाली नहीं जाती हैं। तो आज नहीं तो कल ये देश बौद्धमय जरूर होगा, और जिस दिन बौद्धमय होगा अनिल जैसे लोगों का नाम लिखा जाएगा इतिहास में। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, सारनाथ में हमने भी एक बुद्ध विहार बनाया, ये कमिश्नर साहब बैठे हैं, मैनेजर साहब बैठे हैं, लोगों का बड़ा योगदान है उसमें। लगभग 45 कमरे और 5 बड़े हॉल लगभग बन करके तैयार हुए, आप लोग देख करके आए हैं। एक अच्छा बुद्ध विहार, बड़ा बुद्ध विहार है। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि मैं 100 साल तो नहीं रहने वाला। आपको लगता है क्या मैं 100 साल रहने वाला हूँ? लेकिन वो बुद्ध विहार 100 साल तो रहेगा ना। अभी अनिल जी 100 साल नहीं रहने वाले हैं, लेकिन ये बुद्ध विहार 100 साल के लिए हो गया। बाबा साहब भगवान बुद्ध यहाँ नहीं आए, लेकिन बाबा साहब भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ लग गई। और ये बुद्ध विहार की जमीन अगर 100 साल के बाद मान लीजिए बुद्ध विहार खराब हो गया, टूट गया, पुराना हो गया, झड़ गया, गिर गया, तो जमीन तो है न, यहाँ दोबारा बुद्ध विहार बनकर खड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बुद्ध विहार के साथ साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा लग गई, बाबा साहब की प्रतिमा लग गई। प्रतिमा के साथ साथ अब उनका यहाँ विचार, उनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए, विचारों पे चर्चा होनी चाहिए। परसा बुद्ध विहार का मैं बहुत ऋणी हूँ। अगर परसा बुद्ध विहार नहीं होता तो मैं भिक्षु भी नहीं होता। अगर परसा बुद्ध विहार नहीं होता तो इस क्षेत्र को भंते चंद्रमा नहीं मिला होता। तो परसा बुद्ध विहार अगर नहीं होता, जितने जो अच्छे अच्छे उपासक लोग बैठे ये लोग भी नहीं होते। तो परसा बुद्ध विहार का बहुत ऋण है हम लोगों पे। परसा बुद्ध विहार में आज भी बुद्ध विहार के साथ साथ बुद्ध की शिक्षाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं।
तो मैं अनिल जी से भी कहूँगा कि आप लोग आपस में सहमति बना लें, यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे अपने कार्यक्रम लगाते रहें। और बुद्ध विहार में लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे 2-4 अलमारी रखी जानी चाहिए, 2-4 साहित्य अलमारियों में साहित्य होनी, बहुत साहित्य होनी चाहिए, मेटकेबाजी साहित्य होनी चाहिए, जिसका लोग आकर के अध्ययन करें। यहाँ प्रधान जी बैठे हुए हैं और आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, तो अभी बुद्ध विहार बन गया। और बुद्ध विहार बनाने के साथ साथ बुद्ध विहार बनाना कठिन है और बुद्ध विहार को संचालित करना उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो आप लोगों का दायित्व है। मैं पुनः कह रहा हूं कि देश बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। अगर अंबेडकर बाद या अंबेडकर विचारधारा नहीं बढ़ाई गई और आप लोग उससे छूट जाते हैं तो आप लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। आज देश में देश की जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, अगर पूरे देश में कोई टक्कर ले रहा है तो अंबेडकरवादी लोग ले रहे हैं, अंबेडकरवाद ही ले रहा है। तो अंबेडकरवाद आपके लिए बहुत बड़ा एक सिंबल है, बहुत बड़ा एक हथियार है, जिसे आप सारी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो आप उसको आगे बढ़ाएं। मेरी जितनी सहयोग होगी, मैंने अनिल जी को पहले भी किया है, आगे भी करता रहूँगा। और मैं किताब के लिए देखता हूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप संपर्क करिएगा, तो मैं उसको उपलब्ध कराऊँगा। आप लोगों ने हमें धैर्य से सुना, आप लोगों के प्रति मैं आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।